दोस्तों 9 दिसंबर को हमारा सबसे पहले कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं और एकदम इसलिए मैंने दोस्तों आपको पहले ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। आई होप आपने तैयार कर लिए होंगे। ओके, अब मैं पेपर के माध्यम से आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने आपको क्या है सही विकल्प पूरे आपके कंप्लीट करा दी थी। रेगिस्तान हो गया था, सही जोड़ियां हो गई थी, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हो गए थे। इसके बाद मैंने आपको 77 बता दिया था और पृष्ठ क्रमांक 6वें से लेकर पृष्ठ क्रमांक 15वें तक कंप्लीट करा दिए थे, क्योंकि आपके पृष्ठ क्रमांक 6वें से पृष्ठ क्रमांक जो 15वें तक क्वेश्चन रहते हैं वो आपके यहाँ 2 अंकी वाले क्वेश्चन रहते हैं। ओके, हमें दोस्तों क्या है पृष्ठ क्रमांक 16 से देखने हैं, जो कि आपके 3 अंकीय और फिर और आपके आगे 4 अंकी वाले क्वेश्चन रहते हैं। जितने दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन बताते जाऊँ अच्छे से तैयार करते जाइएगा। चलिए देख लेते हैं। और इससे पहले तो मैं आपको जो इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन बता चुका हूँ पार्ट 1 वाली वीडियो में। पार्ट 1 वाली वीडियो जरूर देखिएगा। पिन कमेंट में मैं आपको वीडियो की लिंक दे रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, पिन कमेंट में वीडियो की लिंक मिल जाएगी। चलिए देख लेते हैं पृष्ठ क्रमांक 16 में से। तो दोस्तों हमारा पृष्ठ क्रमांक 16 है। 3 अंकीय नंबर वाले यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में 3 संबंध लिखिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट बताया भी था। तो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध पूछे जा रहा है। अथवा में क्वेश्चन है निम्न स्तरीय वस्तुएं किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए कोई 3। चलिए देख लेते हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, बोर्ड एग्जाम में भी। तो सॉल्यूशन क्या रहने वाला है, कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में निम्नलिखित संबंध स्थापित किया जा सकता है। तो क्या संबंध रहने वाला है, 3 संबंध। ओके, पहला है कुल उपयोगिता जब घटती दर से बढ़ती है तब सीमांत उपयोगिता घटती है। ओके, मतलब घटती दर से बढ़ रही है जब आपकी मतलब कुल उपयोगिता बढ़े तो सीमांत उपयोगिता घटती है। फिर नेक्स्ट है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होकर पूर्ण तृप्ति के बिंदु पर पहुंच जाती है तब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। जब कुल उपयोगिता है अधिकतम बिंदु पर पहुंच जाए तो सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है, और जब कुल उपयोगिता घटती है तब आपका जो सीमांत उपयोगिता होती है वो क्या है आपकी ऋणात्मक हो जाती है। तो ये आपका दिया हुआ है आपका सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध। आगे देख लेते हैं। आगे अथवा हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहा था निम्न स्तरीय वस्तु किसे कहते हैं, उदाहरण देना है आपको, कोई 3 उदाहरण देकर समझाना है। तो कुछ इस प्रकार की वस्तुएं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में जाती है निम्न स्तरीय वस्तु कहा जाता है। उपभोक्ता की आय जैसे जैसे बढ़ती है निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग घटती जाती है, और आय जैसे जैसे घटती है निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग क्या है बढ़ जाती है। निम्न स्तरीय वस्तुओं के उदाहरण देख लेते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ, मोटे अनाज, देसी घी की तुलना में वनस्पति घी। ओके, नाम में ही इसका पूरा राज छुपा हुआ है। निम्न स्तरीय वस्तुएं यानी लोकल वाली वस्तुएं। ओके, लोकल वाली वस्तुएं, लो क्वालिटी वाली वस्तुएं, जैसे देसी घी की तुलना में जो वनस्पति ये डालडा वगैरह आता है। ओके, तो क्या बताया जा रहा है कि जैसे ही जब लोगों की व्यक्तियों की क्या है आय बढ़ेगी लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, तो फिर क्या है निम्न स्तरीय जो वस्तुओं की मांग होती है वो घट जाती है, क्योंकि अब लोगों के पास पैसा है तो वो वनस्पति घी डालडा ना खाके वो देसी घी खाएंगे। ओके, लेकिन जैसे उनकी आय घटती जाती है तो निम्न स्तरीय वस्तुएं जो होती है ओके उनकी मांग क्या बढ़ती जाती है, क्योंकि अब उनके पास पैसा नहीं है, कम पैसा है तो कम पैसों में क्या लोकल सामान मिलेगा। ओके, तो वही उन्हें लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप क्या है समझ कर क्या है आपको तैयार करते जाना है। आगे देख लेते हैं। बाकी आप क्या है सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 17, मांग के नियम की विशेषताएं बताइए, अथवा में है उपभोक्ता बजट को समझाइए। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो दोस्तों आपको क्या है मांग के नियम की आपको विशेषता बतानी, मांग की क्या क्या विशेषताएं हैं ये आपकी पॉइंट वाइज पॉइंट दी है। कीमत एवं मांग में विपरीत संबंध होता है, यानी किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, कीमत स्वतंत्र एवं मांग आश्रित होती है। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। मांग का नियम किसी निश्चित समय पर वस्तु या सेवा की कीमत और मांग के विपरीत संबंध को स्पष्ट करता है। यहाँ आपके 4 पॉइंट दिए हुए हैं, 4 विशेषताएं बताई है। ओके, सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, तैयार करके रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा आपका। नेक्स्ट उपभोक्ता बजट आपका क्या है, तो उपभोक्ता बजट के बारे में आपका ये दिया हुआ है, तो इसको दोस्तों आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये आपका दिया हुआ है उपभोक्ता बजट के बारे में। किसी उपभोक्ता के पास केवल एक निश्चित मात्रा में पैसे या आय ऐसी 2 वस्तुओं पर व्यय करने के लिए जिसकी लागत बाजार में दी गई हो। उपभोक्ता 2 वस्तुओं के अलग अलग मिलीजुली ऐसी मात्रा को ही नहीं खरीद सकता जिनका वह उपभोग करना चाहता है। उपभोक्ता बजट का यहाँ आपको क्या है एग्जाम्पल, थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल वाली लैंग्वेज के साथ ये इसमें आपको समझाया जा रहा है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 18 है, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की क्या विशेषताएं हैं, अथवा क्वेश्चन है लाभ अधिकतमीकरण की 3 शर्तें लिखिए। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की आपको विशेषताएं पूछी जा रही हैं, तो क्या विशेषताएं होती हैं। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं,
इस प्रकार से दी है। तीन नंबर का क्वेश्चन है, 3 आपकी विशेषताएं दी हैं। क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या में होना, दूसरी विशेषता है एक रूप वस्तु, तीसरा है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल है। क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की। पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में क्रेता और विक्रेता बहुत संख्या में पाए जाते हैं। एक रूप वस्तु विशेष में समानता पाई जाती है, चाहे वह किसी भी उत्पादक द्वारा उत्पन्न की जाए अथवा किसी भी विक्रेता द्वारा बेची जाए। ऐसी दशा में यदि एक उत्पादक द्वारा वस्तु का अधिक मूल्य लगता है तो क्रेता क्या है, तुरंत दूसरे विक्रेता के पास क्या है, पहुंच जाता है। यानी एक रूप वस्तु के मतलब है कि एक ही टाइप की वस्तु आपको क्या है, कई दुकानों में मिल रही है। अगर ठंडियों का समय आप स्वेटर लेने जाते हैं बाजार, वो आपको क्या है 4, 5, 6 दुकानें हैं, बहुत सारी आपको दुकानें हैं। अगर एक में आप जाते हैं, पूछते हैं, बहुत ज्यादा दाम बताए जा रहे हैं, तो आप दूसरी में तुरंत चले जाएंगे। तो यह होता है, ये एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में क्या होता है, यही आपका होता है। नेक्स्ट है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन। कोई भी क्या है बाजार में प्रवेश कर सकता है और फिर क्या है बाजार को छोड़ सकता है, ये भी इसमें बताया जा रहा है। सिंपल विशेषताएं ये तैयार कर लीजिएगा। अथवा में हमसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है लाभ अधिकतीकरण की आपको 3 शर्तें बतानी, तो ये आपके लाभ अधिकतीकरण की शर्तें बताई गई हैं। जैसे पहला, कीमत क्या है सीमांत लागत के बराबर होती है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपकी दूसरी शर्त, तीसरी शर्त तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा 19वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। अथवा क्वेश्चन है, मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या क्या है, लिखिए। तो इसका दोस्तों सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो तैयार कर लीजिएगा। फास्ट ही दोस्तों इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, पूरा आपको इसमें समझाया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमसे क्या है, मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या क्या है, ये पूछे जा रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो मुद्रा के आपके कार्य दिए, जैसे पहले तो आपका कार्य है विनिमय का माध्यम, दूसरा मुख्य कार्य है मूल्य का मापन। ये दोनों आपके दिए हुए, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, इन दोनों के पॉइंटों के माध्यम से दोस्तों आपके मुद्रा के कार्य आपको बताए जा रहे हैं। तैयार कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट इसका सॉल्यूशन का आप ले लीजिए और अच्छे से आपको इसे तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारे क्या है, प्रश्न क्रमांक 20 आ जाता है। प्रश्न क्रमांक 20 से हमारे क्या है 4 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, 21, 22, 23, ये 4 नंबर के 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे पेपर में। प्रश्न क्रमांक 20 में हमारा क्वेश्चन है, मांग के नियम का संक्षिप्त व्याख्या संक्षिप्त में कीजिए। अथवा में क्वेश्चन है, मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों को समझाइए। दोनों सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए पहले हम मांग के नियम को सचित्र व्याख्या के साथ समझ लेते हैं। मांग का नियम वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाए। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देनी है, मांग का नियम, फिर आपको ये दिया हुआ है। ओके, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। मांग का नियम आपका क्या बताया जा रहा है, मांग का नियम आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो क्या है, मांग का नियम मांग और कीमत के संबंध को व्यक्त करता है। मांग के नियम अनुसार अन्य बातें समान रहने पर कम कीमत पर वस्तु की मांग अधिक और अधिक कीमत पर वस्तु की मांग कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत कमी हो जाने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है और वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाने में वस्तु की मांग घट जाती है। बिल्कुल आसान रहता है मांग का नियम। मांग का नियम आपको क्या कहता है कि अगर किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ेगी, उसकी महंगाई बढ़ेगी, तो क्या है, उसकी जो डिमांड होती है, मांग होती है, वो क्या है, कम हो जाएगी। ये आपका दिया हुआ स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कंप्लीट आपका दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ फिर आपको क्या है, मांग की सारणी बनाई गई। मांग की सारणी के माध्यम से आपको क्या है, अब यहाँ तो आपका मांग का नियम आपने समझा दिया, लेकिन उदाहरण के अगर साथ अगर आप समझाना है, ओके, तो ये फिर आपका दिया हुआ लिखा हुआ सचित समझाइए, यानी आपको डायग्राम के साथ समझाना है। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। ओके, एग्जाम्पल के साथ यहाँ तालिका बनाई गई, अपने आप एग्जाम्पल लिखा गया है, फिर उसको क्या है, मांग का नियम इसके आगे बताया जाएगा सारणी के माध्यम से। इसके आगे दोस्तों आपका ये रहने वाला स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्या है, मांग का नियम कंप्लीट हो जाता है। मांग वक्र के चित्र के साथ ही क्या है, मांग का नियम आपको समझाना है। पहले आपको मांग के नियम आपको लिख देना है, उसके बाद आप लोग क्या है, आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से क्या है समझाना पड़ेगा। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमसे मांग को प्रभावित या निर्धारित करने वाले तत्व पूछे जा रहे हैं। तो मांग को प्रभावित या निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से रहने वाले हैं। सबसे पहले रहता है वस्तु की कीमत। ओके, वस्तु की कीमत उसकी मांग को निर्धारित करती है। अगर किसी वस्तु की कीमत बहुत ज्यादा है तो उसकी क्या हो जाती है, फिर मांग कम हो जाती है। ओके, उपभोक्ता की आय पर भी डिपेंड करता है। ओके, यदि क्या है, उपभोक्ताओं की आय क्या है, बहुत ज्यादा है, वस्तु की मांग क्या है, बढ़ जाती है। ओके, फिर धन का वितरण दिया हुआ है, जनसंख्या परिवर्तन, ऋतु में भी परिवर्तन होता है, ऋतु का भी महत्व होता है आपकी मांग पर। ओके, जैसे क्या ठंडियों का समय है तो उसकी स्वेटर की मांग बढ़ जाती है। ओके, ये आप इस प्रकार से आपका है, ऋतु भी प्रभावित करती है मांग को। फिर भविष्य में मूल्य वृद्धि की संभावना, ये भी घटना मूल्य के निर्धारण को क्या है, प्रभावित करती है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। तो ये है आपके मांग को प्रभावित करने या निर्धारित करने वाले तत्व के, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं।
आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या है कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है, जनवरी में दोस्तों आपकी प्री बोर्ड है, फरवरी में दोस्तों आपकी बोर्ड एग्जाम रहने वाली है, तो प्रॉपर आप तैयारी करना चाहते हैं अर्थशास्त्र विषय की, और वहां सारी क्लासेस के क्लास 12 इकोनॉमिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ रहेगी। साथ ही दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, आपका अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड, फिर इसके बाद बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। तो प्रॉपर तैयारी के लिए आप क्या कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रश्न आगे 21वां, पूर्णतया लोचदार मांग तथा पूर्णतया विलोचदार मांग को संक्षेप में समझाइए। अथवा क्वेश्चन है स्थानापन्न वस्तुओं एवं पूरक वस्तुओं में अंतर लिखिए। चलिए सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं, थोड़ा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपका आ सकता है, मांग की कीमत लोच के विभिन्न प्रकार या उनकी श्रेणियों का उपयुक्त रेखाचित्र के साथ समझाइए। मांग की जो कीमत लोच होती है ओके, तो वो आपकी क्या है 5 प्रकार की रहती है, तो 5 टाइप को आप तैयार करके रखना है। वैसे 5 श्रेणियों में बांटा गया है, तो 5 श्रेणी आपको पढ़ के रखना है। बाकी आपका इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। इसके आगे दोस्तों आपका सॉल्यूशन ये रहने वाला, ये पहला है पूर्णतया मूल्य सापेक्ष मांग। ओके, और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मैंने क्या है इनको पूरा समझ के आधार पर रहने वाला, जैसे कोई भी सवाल है तो कोई भी सवाल को रट नहीं सकते, सेम इसी बार से ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। समझ लीजिएगा, बिल्कुल आपका आसान हो जाएगा। ओके, क्योंकि इतना तो आपका पॉसिबल नहीं है कि आप इसे रट सके, तो ये आपको पूरा समझ के आधार पर रहने वाला है। ओके, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिएगा पहले, और फिर इसके बाद आप कैसे पढ़ लीजिएगा, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। इसके आगे दोस्तों आपका ये रहने वाला है, ये आपका तीसरा दिया हुआ इकाई मूल्य सापेक्ष मांग। इसके आगे दोस्तों आपका चौथा दिया हुआ है अधिक मूल्य सापेक्ष मांग। ये आपका चौथा पॉइंट दिया हुआ अधिक मूल्य सापेक्ष मांग। आगे देख लेते हैं। इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ है, और ये आपका 5वां दिया, मैं 5 आपको दिखा दिए। ओके, 5 तो आपके मुख से लिखता है आना, बाकी आपको क्या है 100 को शॉर्ट में सबको अच्छे से तैयार कर लेना है। 5 जो आपको समझ के रखना है, ये आपका कंप्लीट यहाँ हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थापन्न वस्तुओं और पूरक वस्तुओं में आपको अंतर बताना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका दिया हुआ है, और स्थापन्न वस्तु पूरक वस्तुओं से संबंधित क्वेश्चन आपका जरूर आता है ऑब्जेक्टिव टाइम में। ओके, और मैं आपको समझाया भी था। तो ये आपका दिया हुआ स्थापन्न वस्तु में क्या होती है कि जो दो वस्तुएं होती हैं वो एक दूसरे पर क्या होती है निर्भर नहीं होती हैं, एक की जगह हम क्या दूसरे का काम चला लेते हैं। ओके, अगर क्या है आप चीनी खाते हैं, अगर चीनी नहीं मिल रही है तो आपको शक्कर नहीं मिल रही, तो आप उसकी जगह गुड़ का यूज कर सकते हैं। ओके, चाय पीते हैं, चाय नहीं मिले तो कॉफी का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से रहता है स्थापन्न वस्तुएं, एक नहीं है तो दूसरा काम चला लें। पूरक वस्तु में क्या होती है, जो दो वस्तुएं होती है वो एक दूसरे पर निर्भर होती है। जैसे पेन है तो पेन किसके ऊपर डिपेंड है, स्याही के ऊपर। ओके, इसी प्रकार से क्या है बैट बॉल पर डिपेंड होता है, कार होता है वो पेट्रोल पर डिपेंड होती है, तो कार पेट्रोल का संबंध, बैट बॉल का संबंध, पेन स्याही का संबंध, ये आपका पूरक वस्तुओं के अंतर्गत आएगा। जबकि आपका चाय, कॉफी, गुड़, शक्कर, ये आपका क्या है स्थापन्न वस्तु के अंतर्गत आएगा। बाकी आपका दिया हुआ है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है स्थापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुओं में अंतर। इसकी शॉर्ट आप लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हमारा 22वां क्वेश्चन है, लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं। अथवा यह क्वेश्चन है कुल स्थिर लागत एवं कुल परिवर्ती लागत में 4 अंतर लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से आपका रहने वाला, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी क्वेश्चन को इस तरह पूछ लिया जाए सीमांत लागत और औसत लागत में संबंध, तो भी आपका ये रहने वाला है। लागत वक्र होते यू आकृति की ओर रहते हैं, तो ये भी आपका रहने वाला। ओके, इसके बाद एक आपको इसमें डायग्राम बनाना है, तो वही मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप इसका जो थ्योरी वाला पार्ट है ये आप देख लीजिए, ये आपका ये रहने वाला है। अब ये भी आपको क्या है समझाया गया। ओके, मतलब आपको जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है उसको आपको क्या है समझा कर देना है, उदाहरण के साथ आपको उसमें समझाना पड़ता है। ओके, इसी छोड़ आप पहले इतना ले लीजिए। इसके बाद जो आपका डायग्राम है तो उसे भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो डायग्राम दोस्तों आपका ये रहने वाला है। ओके, ये आपको इस प्रकार से दिखाना है। इस पर उत्पादन की इकाइयां, इस पर लागत है। यहाँ आपको देखिए देख सकते हैं ये आपका जो लागत वक्र बन रहा है वो यू आकृति बन रहा है। ओके, इसलिए ये आपको ये दिया हुआ इस प्रकार से। तो डायग्राम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार करके आपको रखना है, और एग्जाम्पल के साथ दोस्तों आपको इसे समझाना पड़ेगा। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कुल स्थिर लागत एवं कुल परिवर्ती लागत में 4 अंतर लिखिए। तो ये आपका दिया हुआ अंतर पहला है, जैसे स्थिर लागत उत्पादन बंद कर देने पर भी शून्य नहीं होता, जबकि जो परिवर्तनशील लागत उत्पादन बंद करने देने पर क्या शून्य हो जाता है। ये पहला अंतर है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अंतर है स्थिर लागत पर उत्पादन की मात्रा में हुए परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि परिवर्तनशील लागत उत्पादन की मात्रा पे हुए परिवर्तनों पर प्रभावित होती है। दूसरा है स्थिर लागत का संबंध स्थिर साधनों से होता है, जबकि परिवर्तनशील लागत का संबंध परिवर्तनशील
या अस्थिर साधनों से होता है। ये तो सिंपल है आपका। चौथा है आपका औसत स्थिर लागत उत्पादन में वृद्धि के साथ घटती जाती है, जबकि औसत परिवर्तन लागत प्रारंभ में तो घटती है, एक सीमा के पश्चात क्या बढ़ने लगती है। ये आपका अंतर दिया हुआ, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण समझाइए। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर हमको एक यहाँ सवाल दिया हुआ है। ओके, तो एक फर्म की अल्पकालीन सीमांत लागत अनुसूची निम्नलिखित तालिका में दी गई है। फर्म की कुल स्थिर लागत कितनी दी है हमें? 100 रुपए दी गई है। फर्म की कुल परिवर्ती लागत, कुल लागत, औसत परिवर्ती लागत, अल्पकालीन औसत लागत, हमें अनुसूची निकालना है। ओके, तो एक पूरा आपको क्या है, इसको तालिका बनाकर आपको ये सब चीजें निकालना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा इजी रहता है। बस केवल आपको इसमें सबके क्या फॉर्मूले याद होने चाहिए कि कुल लागत का फॉर्मूला, औसत परिवर्ती लागत का फॉर्मूला, ओके, आपका परिवर्ती लागत, सबका फॉर्मूला पता होगा। फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करके आपको क्या तालिका बनाकर आपको भर देना है। चलिए हम देख लेते हैं पहले उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण। इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से रहने वाला। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण कौन कौन से हैं? पहला है साधनों का अविभाज्यता, दूसरा है उत्पत्ति के साधन एक दूसरे के पूर्ण स्थापन नहीं होते हैं, तीसरा है उत्पत्ति के एक या अधिक साधनों का स्थिर रहना, चौथा है उत्पादन के साधनों की सीमितता। ये आपके दिए हुए हैं उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण। तो पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ, तो आपको तैयार कर लेना है। कोई भी सॉल्यूशन का याद करें तो सबसे पहले उसकी मेन आपको हेडिंग याद करनी है। हेडिंग आपको याद होनी चाहिए और फिर उसको क्या समझ कर आपको तैयार करना है। इस हेडिंग में इस टॉपिक में क्या बताया जा रहा है, हेडिंग तो आपको एकदम तैयार रहनी चाहिए। आगे नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस सवाल को किस प्रकार से आपका रहने वाला है सवाल। ओके, ये हमको क्वेश्चन दिया जा रहा है। देखिए ये आपको तालिका रहने वाली है। सॉल्यूशन क्या रहने वाला, तो केवल इतना ही, आपको ये तालिका आपको बनानी पड़ेगी और बस इस प्रकार से रहने वाला है। तो ये आपका तालिका आपका सॉल्यूशन है, यही आपको तालिका बनानी थी। ओके, तो देख सकते हैं किस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ आगे वाली तो आपकी दोस्त सेम आपकी इस प्रकार से रहने वाली है। यहाँ जो अब आपको भरना पड़ता है तालिका में, तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म आप लिखेंगे। ओके, शॉर्ट फॉर्म लिखना पड़ता है। जैसे अल्पकालीन सीमांत लागत को SMC लिखते हैं हम। ओके, औसत स्थिर लागत को AFC लिखते हैं, अल्पकालीन औसत लागत को AAC लिखते हैं। ओके, क्योंकि अब यहाँ तो पूरा इस प्रकार से हिंदी में लिख नहीं सकते हैं, इस टाइप से रहता है। सबका अपना अपना फॉर्मूला है, सबको निकालने के लिए क्या है, फॉर्मूले का यूज करके क्या है उनकी वैल्यू निकाली गई है। ओके, और यहाँ इनके जो फॉर्म शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं तो उनका क्या मतलब है वो भी आपको बताना पड़ता है। ओके, जैसे हमारे यहाँ दिया हुआ है TFC। ओके, तो TFC माने क्या, कुल स्थिर लागत है। तो कुल स्थिर लागत तुम्हें क्वेश्चन में खुद बताएगा कि सबके लिए 100 रहने वाली, तो हमने यहाँ सब तालिका में 100 भर दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों हमारा जैसे अब हमें निकालना है अपनी लागत निकालना है, तो कुल परिवर्ती लागत का फॉर्मूला आपका क्या रहने वाला है कि आपका जो इसमें आपका SMC है यानी अल्पकालीन सीमांत लागत है। अल्पकालीन सीमांत लागत में आपको ये आपका TBC है, उसमें आपको क्या है जोड़ते जाना, लेकिन एक ऊपर वाला आपको जोड़ना है। ओके, जैसे पहले 500 का 500 आपको ऊपर रहने वाला है, फिर यहाँ आपका क्या जुड़ जाएगा, 500 का इसमें जुड़ जाएगा 300 तो हो जाएगा 800, 800 का 200 तो हो जाएगा 1000, 1000 का 300 जोड़ेगा 1300, 1300 का आपका 500 जोड़ेगा 1800, 1800 का आपका 800 जोड़ जाएगा तो 2600। इस प्रकार से आपका रहने वाला, वही आपके यहाँ फॉर्मूले बताएगा। -1 का मतलब होता है कि ऊपर वाला आपको सम जोड़ करके लिखते जाना है, वही यहाँ फॉर्मूले के मतलब से आप निकाल सकते हैं। तो मेन अगर आपको ये सीखना है फॉर्मूला, आप ये वाला याद कर लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपसे बन जाएगा। और फुल फॉर्म भी आपको एक बार देख लेना है। ओके, इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कक्षा 12वीं इकोनॉमिक सब्जेक्ट का कंप्लीट आपके पूरे पेपर का सॉल्यूशन बता दिया है। ओके, इससे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए उन्हें आपको तैयार करके रखना है, साथ ही जो मैं आपको इस पेपर के कंप्लीट क्वेश्चन बताए हैं सॉल्यूशन साथ आपको तैयार करके रखना है और अपने हिसाब से जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वो तैयार करते जाइएगा। जितने भी क्वेश्चन का आप आंसर तैयार करें समझ कर आपको तैयार करना है, तो लंबे समय तक आपको याद रहेंगे, टॉपिक को समझ लेंगे तो ऑब्जेक्ट भी आपसे अपने आप बनने लगेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।